देखो, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो 10th क्लास का फिजिक्स चैप्टर 1। चैप्टर 1 का नाम है प्रकाश का परावर्तन। इंग्लिश में नाम बताओ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इंग्लिश का नाम याद करना है? कोई पूछ देगा कि इंग्लिश में नाम बताओ, है तो बता दो इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझ में तो लोग नो। अब बस, और उसके बाद बता देना कि देखो इतना ही जानते हैं, उसके बाद नहीं जानते इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखो, कल हम लोग देख लिए थे, कल क्या पढ़े थे, तो कल हम लोग देखे थे कि, बताओ तो लोग क्या पढ़े थे कल, उसका 5 मिनट हम रिविजन करा देते हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक रहेगा कि सिद्ध कीजिए कि F बराबर R बटा 2 या R बराबर 2F। ये हमारा पार्ट 8 होगा। और उसके बाद 7 गो वीडियो पीछे बना दिए हैं, वहां से जा करके देख लो। ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से टोटल वीडियो देख लो। देखने के बाद 100 में 95 नंबर एकदम फिक्स है। साइंस में 100 में 95 नंबर लिख के रख लो, यहाँ से तुम लोगों को आ जाएगा, मेरा गारंटी है, एकदम विश्वास है। देखो, यहाँ पर रटाया नहीं जाता है, एकदम एक बार खाली ध्यान से वीडियो देख लो, उसके बाद दोबारा जिंदगी में कभी नहीं देखना है। देखो, तो कल हम तुम लोगों को बताए थे, कल क्या बतल रहे हैं, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब के परिभाषा, और उसके बाद प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं सबसे पहले देखो। तो प्रतिबिंब तुम लोगों को बताए थे कि किसी वस्तु से आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, तो उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब तुम लोगों को बताए थे कि दो होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब, एक आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब दोनों एक हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो बताए थे कि यदि किसी वस्तु से आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में काटती है, तो उसे उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब बताए थे कि किसी वस्तु से आपतित किरण, यानी किसी वस्तु से किरण आ गई, किसी वस्तु से आपतित किरण दर्पण से टकरा गई, तो टकराना को बोलते हैं परावर्तन। दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती है, वास्तव में नहीं काटती हैं, काटती हुई प्रतीत होती है, तो उसे उस वस्तु का वास्तविक आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। इतना हो गया था। उसके बाद तुम लोगों को बताए थे वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। मतलब इस यहाँ से भी क्वेश्चन तुम लोगों को बन जाता है कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब का अंतर बताओ। तो बताए थे तो लोग कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता है। हो गया। उसके बाद वास्तविक प्रतिबिंब बताए थे कि दर्पण के सामने बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। हो गया। उसके बताए थे कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा बनता है। सीधा बनता है, दर्पण के पीछे बनेगा तो सीधे बनेगा ना। उसके बाद तुम लोग बताए थे चौथा अंतर कि वास्तविक प्रतिबिंब में किरण को वास्तव से काटने से बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब में किरण को वास्तव में काटने से नहीं बनता है। हो गया। और उसके बाद परिभाषा एक को दे दो वास्तविक प्रतिबिंब के और काल्पनिक प्रतिबिंब के, तो अंतर हो जाएगा खत्म। हो गया। अब बताए थे कि कोई वस्तु है, सॉरी 3 गो दर्पण ले लो, तीनों दर्पण के बिना छुए कैसे पता करेंगे कि कौन समतल दर्पण है या कौन अवतल दर्पण है या कौन उत्तल दर्पण है। तो बताए थे कि समतल दर्पण में कैसे पता चलेगा, तो समतल दर्पण में हमेशा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, यानी कि जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब बनेगा। वह समतल दर्पण के बारे में तुम लोगों को बहुत डिटेल से बताए थे पहले वाला ही वीडियो में, उसमें 12 गो अंतर बताए थे, वहां से तुम लोग जा करके देख लेना। अब देखो, तो जब बराबर बनेगा, कहीं जाओ
आगे जाओ चाहे पीछे जाओ, बराबर जब प्रतिबिंब बनेगा तो समझ जाएंगे कि यह समतल दर्पण है। और उसके बाद अब फिर उसके बाद दूसरा दर्पण के सामने जाएंगे तो वहां पर देखेंगे कि प्रतिबिंब सीधा और छोटा बनता है। आगे जाओ तब, पीछे जाओ तब, तो सीधा और छोटा बनता है तो समझ जाएंगे कि यह दर्पण उत्तल दर्पण है। और अवतल दर्पण अब एगो बच गया, तो उसके सामने जाओ, आगे जाओ पीछे जाओ, तो देखो कि कबो उल्टा प्रतिबिंब बन जाएगा, कबो सीधा बन जाएगा, कबो बड़ा बन जाएगा, कबो छोटा बन जाएगा। क्योंकि तुम लोगों को जब हम प्रतिबिंब बताए थे अवतल दर्पण में तो 6 गो स्थिति लिए थे, तो देखे थे कि जब फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु को रखते थे तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता था और बड़ा बन जाता था प्रतिबिंब और सीधा बन जाता था। तो इसीलिए इसमें बड़ा छोटा और वास्तविक और काल्पनिक बनता रहता है। कौन कौन दर्पण में? अवतल दर्पण में। फिर उसके बाद बताए थे तो लोग कि अभिसारी अवतल को अभिसारी दर्पण और उत्तल को अपसारी दर्पण कहा जाता है। तो कहा जाता है तो क्यों कहा जाता है? तुम बताए थे कि जब अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब उसमें मुख्य अक्ष के समानांतर किरण आती हैं तो टकराने के बाद एक बिंदु पर इकट्ठा हो जाता है, तो इसलिए उसे अभिसारी दर्पण कहा जाता है। और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है? तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के जब समानांतर आती हैं किरण तो उसको फैलाने का काम करता है, चाहे फैला देता है, तो इसीलिए उसे अभी क्या बोलते हैं? अपसारी दर्पण कहते हैं। हो गया था इतना। उसके बाद उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर बताए थे। तो सबसे पहले परिभाषा देखो, तो परिभाषा हो जाएगा कि जिस वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ होता है, परावर्तक सतह तो लोग समझ में आता है ना, उठा हुआ होता है, तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अब वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धसल होता है, अंदर की ओर धसल होता है, तो उस दर्पण को क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। उसके बाद एक और अंतर लिख लो। दूसरा अंतर क्या हो जाएगा कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। ये हो जाएगा। अब आ जाओ, अवतल दर्पण में वस्तु दूरी ऋणात्मक होता है और उत्तल दर्पण में ऋणात्मक होता है, यानी कि दोनों में वस्तु दूरी क्या होता है? ऋणात्मक होता है। हो गया। अब अवतल दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक होता है और उत्तल दर्पण में फोकस दूरी धनात्मक होता है। हो गया। अब देखो तीसरा, चौथा हो गया ना, चौथा देखो, अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होगा ना। उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या धनात्मक होता है। समझ में तो लगे? तो ये सब अंतर वहां से तुम लोग लिख लेना। समझ में तो लगे? तो देखो हमारा मेन पॉइंट जोन है, जोना पे आ जाओ। देखो रुको करके देखो, क्वेश्चन है हमारा कि सिद्ध करें कि f बराबर r/2 या r बराबर 2f। तो देखो अब इसमें दर्पण का नाम नहीं लिया है कि उत्तल दर्पण से सिद्ध करो चाहे अवतल दर्पण से सिद्ध करो। डायरेक्ट पूछेगा कि बताओ f बराबर r/2, यही सिद्ध करने के लिए पूछेगा। तो हम सबसे पहले हम अवतल दर्पण से चलेंगे। अवतल दर्पण ले लिए ना, ये अवतल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण हो गया। समझ में आ गया तो लोगे? समझ में आ गया ना? ये बन गया बड़ा, ढेर बड़ बन गया। थोड़ा सा और इससे छोटा करेंगे, है ना? देखो तो दिखाई दे रहा है बिल्ला तब। तो ये कौन दर्पण है? अवतल दर्पण। अब बीच में ध्रुव, बीच में हो गया ध्रुव। समझ में तो लगे? उसके बाद एक और ले लो, तो यहाँ पर हम ले लेंगे C, इसके बीच में
एफ। अब देखो, तो मुख्य अक्ष के समांतर किरण आएगी तो कहाँ से जाएगी? तो फोकस से जाएगी। समझ में तो लगे? समांतर आई तो कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी। चलो हो गया ना। और उसके बाद एक और देखो, एक और किरण हम ले लेते हैं। तो ये क्या हो गया? ये हो गया अभिलंब। ये क्या हो गया? अभिलंब। ये अभिलंब। तो अभिलंब कितना डिग्री पे होता है? 90 डिग्री पे। यानी कि जब सी से कोई किरण आएगी तो फिर उसी दिशा में लौट जाएगी। तो अब देखो, इसको कौन कोण लिखेंगे? कोण आई। इसको कोण आर। समझ में आ गया तो लगे हैं? यह भी बताएंगे, अब फिर वीडियो जब खत्म हो जाएगा तो फिर तुम लोग से बनवाएंगे, तब जान लेना क्या होगा। तो ये हो गया। अब नाम लिख लो। तो इसको नाम लिख लेते हैं हम एम, इसको एन। नाम मतलब एम एन, चाहे पी क्यू कुछ लिख सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब इसको लिखो ए बी, सी पी एफ। तो पहला ही से दिया है, हो गया ना। तो देखो, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले देखो, इसी में से देख देख के लिखना है। तो देख के लिखो। तो एम एन एक अवतल दर्पण है। एम एन एक अवतल दर्पण है। एम एन एक अवतल दर्पण है। लिखा गया ना? है? अब देखो, ध्यान से। तो जिसका केंद्र सी, जिसका केंद्र, उसी में से देख के लिखो, जिसका केंद्र सी कामा फोकस एफ तथा ध्रुव पी है। लिखा गया ना? लिखा गया। अब देखो, ए बी क्या है? ए बी आपतित किरण। ए बी कौन किरण? जाने वाली किरण को टकराने वाली किरण को आपतित किरण। ए बी आपतित किरण तथा बी एफ कौन किरण? परावर्तित किरण है। परावर्तित किरण है। इतना समझ में आ गया तो लगे? समझ में आ गया ना? समझ में आ गया तो लगे? अब देखो, बी सी अभिलंब है। इतना हो गया ना? क्लियर है? अब देखो, परावर्तन के नियम से तो परावर्तन के नियम हमारा क्या कहता है बताओ? परावर्तन का नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। समझ में आ गया तो लगे? समझ में आ गया इतना? तो क्या लिखेंगे? आपतन कोण के कोण आई बराबर कोण आर। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो आपतन कोण के किसे सूचित करते हैं? तो छोटा आई से परावर्तन कोण को छोटा आर से सूचित करते हैं। इतना समझ में आ गया तो लगे?
अब देखो, तो इस कोणवा का नाम लिखो। तो कोण का नाम किसे लिखाएगा? ए बी एफ है, ए बी सी। तो ए बी सी, आर के नाम लिखो। तो सी बी एफ लिखो और चाहे एफ बी सी लिखो। समझ में तो लगे। तो देखो हम चले हैं ऊपर से ए बी सी से, तो चलो तनी बढ़िया से है ना, से चलो एफ बी सी। तुम बोलोगे सर ऐसे गलती हो जाएगा? गलती नहीं होगा, जैसे मन से चलो। तो एफ बी सी हो गया, क्लियर नो? तो एकरा के मान लो समीकरण एकरा के एगो कुर्सी दे दो और कहो कि आराम से शांति से तू बैठल रहो है। समझ में नो? समीकरण 1। अब इसका काम खत्म, इसका काम का हो गया? खत्म। अब देखो ए बी समानांतर किसका है? ए बी समानांतर सी पी, अच्छा है पी सी। हाँ, समांतर नहीं है। तो लोग के बहुत बार बताए नु कि जो ए बी रेखा जाती है वह समांतर होती है, मुख्य अक्ष के समांतर होती है। समांतर है नु प्रधान अक्ष के चाहे प्रधानमंत्री के। तो ए बी बराबर सी बी, समांतर हो गया नु? समांतर हो गया। तो समांतर जब हो गया तो इसका कोणों बराबर हो जाएगा भाई। जब दो रेखा समांतर होती हैं तो उसके जो बीच में कोण बनता है एकांतर कोण से बराबर होता है। तो लोग पता है नो? है? तो देखो, तो कोण ए बी सी, ए बी सी बराबर कोण बी सी एफ, वही वाला कोण बा। समझ में आ गया तो लगे? तो लिखो बी सी एफ कैसे बराबर होगा? कारण दिखाओ, कारण। एकांतर, एकांतर कोण से। आखिर कारण होना चाहिए ना कि कैसे बराबर हो गया। तो एकांतर कोण से। समझ में आ गया तो लगे इतना? समझ में आ गया इतना? है? तो समीकरण समीकरण 2। अब दोनों में समीकरण 1 और समीकरण 2 को बराबर करो। समीकरण 1 एवं 2 से, तो 1 और 2 से, तो देखो 1 और 2 से क्या होगा? देखो है दोनों बराबर। समीकरण 1 और 2 से, तो 1 और 2 से क्या है? देखो ध्यान से देखो, है एने वाला बराबर है, ये एने वाला दोनों दोस्त, तो एने वाला दोस्त, तो यो क्या हो जाएगा? यो दोस्त। समझ में तो लगे? जब दो गो समीकरण में एलएचएस आपस में बराबर होता है तो आरएचएस भी आपस में बराबर हो जाता है। हो जाता है ना? तो लिखो, तो क्या लिखेंगे? तो कोण एफ बी सी, कोण बी सी एफ है, दोनों बराबर हो गया। दोनों बराबर हो गया ना? तो अब देखो, अब तुम पढ़ो एफ बी सी, एफ बी सी, एफ बी सी कौन कोण बा? आर वाला कोण बा। एगो देखो बी सी एफ, बी सी एफ। अब हई दोनों कोणवा बराबर हो गया, हई वाला हई हो गया ना? तो जब किसी त्रिभुज में दो गो कोण बराबर होता है तो इसके सामने का भुजा भी बराबर होता है। ये 9th क्लास का थ्योरम है। यानी कि जब दो गो कोण बराबर हो गया है, दोनों कोण आपस में बराबर हैं, तो इसका संगत भुजा बराबर हो जाएगा। बराबर हो जाएगा ना? देखो हई क्या हो जाएगा? बराबर। समझ में आ गया तो लगे? तो क्या लिखेंगे? तो अब देखो इसके संगत भुजा, इसके संगत भुजा कौन हो जाएगा? एफ बी सी के, एफ बी सी के संगत भुजा, सामने वाला संगत भुजा यही हो जाएगा। तो कौन हो जाएगा? सी एफ बराबर बराबर बी
एफ है, बी एफ हो जाएगा ना। समझ में आ गया तो लगे, समझ में आ गया इतना। समीकरण समीकरण तीन, समीकरण तीन नीचे दिखाई दे रहा है ना यहाँ तक। देखो तो इतना क्लियर है तो लोग, समीकरण तीन कैसे आ गया, समझ में आ गया है? अब देखो, अब हम लिखेंगे कि बी पी के अत्यंत निकट है। कल्पना किया, क्या किया, कल्पना किया कि बी पी के अत्यंत क्या है, अत्यंत निकट है, अत्यंत निकट है, अत्यंत क्या हो गया, निकट हो गया। अब तुम बोलोगे सर भाई तो समझे में नहीं आया ये वाला, कैसे अत्यंत निकट हो गया है, ये कैसे अत्यंत निकट हो गया। देखो ध्यान से देखो, जैसे देखो ये हो गया का प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष हो गया नु, प्रधान अक्ष हो गया। तो देखो ये हो गया एफ और उसके बाद हो गया सी। तो मुख्य अक्ष के समानांतर किरण आएगी तो कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। तो हई क्या है, ये बी है ना जवाब, हई हो गया पी। फिर उसके बाद नीचे आएगी तो फिर कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। फिर आएगी तो कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। फिर एक बार ऐसा समय आ जाएगा, ऐसा समय कि फिर फोकस से जाएगी। तो आखिर बराबर हो गया ना, बराबर हो गया है, बराबर हो गया ना। यानी कि तो हम देखो यहाँ पर लिखे हैं कि बी, कल्पना किया कि बी पी के अत्यंत निकट है, तब क्या होगा, तब क्या होगा, बताओ क्या होगा। यानी कि बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ना। यानी कौन बराबर हो जाएगा, बी एफ बराबर बराबर एफ, अच्छा है पी एफ। समझ में आ गया तो लगे, जब ये आके सूत जाएगा एक बार पे सूत जाएगा पूरा, तो क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा ना। समझ में आ गया तो लगे इतना। तो इसको मान लो समीकरण चार, समीकरण चार हो गया, समीकरण चार। अब देखो समीकरण तीन और समीकरण चार से, समीकरण तीन एवं एवं चार से, तो देखो कौन बराबर है, कौन बराबर है क्रम है। देखो ये कैसे हो गया, पहले लिख लो, पहले एने वाला लिख लो, कौन वाला, पी एफ बराबर, ऐसा में लिखा जाएगा ना, लिखा जाएगा ना। तो देखो हई वाला हो गया बराबर, तो हई वाला लिख लो। तो क्या लिखेंगे, सी सी एफ अब बराबर सी एफ बराबर पी एफ। समझ में तो लगे, समझ में आ गया ना। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे हैं, देखो देखो अब क्या लिखे हैं, सी एफ बराबर पी एफ, हो गया क्लियर। अब देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे कि पी सी माइनस एफ पी, अच्छा है पी एफ लिखो, पी एफ बराबर पी एफ, लिखा जाएगा, लिखा जाएगा। देखो यानी कि सी पी सी पी सी में से पी एफ घटा दो तो क्या बच जाएगा, तो एक और मतलब सी एफ हुआ ना हुआ है। इसे देखो यानी कि टोटल लंबाई है कितना, 10, टोटल लंबाई कितना हो गया, मान लेते हैं 10। यहाँ पर हम 6 हाई वाला 6 है, ये वाला क्या है 6, तो टोटल में से 6 घटा दो तो है ना बच जाएगा। समझ में आ गया तो लगे। तो यानी कि अब कोनो दिक्कत नहीं है यहाँ पर, कोनो दिक्कत है तो लगे। तो अब देखो पीसी
एक के बोलो कि तुम्हारा संगतिया उधर है, तू उधर से चल जाओ। हैं, देखो एक जिसन है। तो पी एफ प्लस पी एफ लिखा जाएगा ना, लिखा जाएगा। हैं, अब पीसी को हम क्या बोलते हैं, पीसी को, तो ये क्या है हमारा पीसी, वक्रता त्रिज्या है नो, वक्रता त्रिज्या नहीं है। तो अब एक के कहो कि अब तुमको हम इस तरह से नहीं लिखेंगे, हम तुमको इस तरह से नहीं लिखेंगे, अब तुमको हम लिखेंगे आर। तो अगर ठीक है आर लिख दो। अब देखो अब इसको क्या हो जाएगा, ये इसको हो जाएगा 2 पी एफ। तो 2 अब पी एफ का, अब पी एफ कहेगा कि हमारा को भी उसी तरह से दूसरा नाम रखो। कौन कहेगा भाई, क्या बोलेगा, पी एफ बोलेगा नु कि उसको तो आर लिख दिए हैं, तो हमको भी अब नाम लिखो। तो क्या बोलेगा, तो 2f लिखो। ओके क्लियर है। तो अब देखो, तो अब 2f बराबर आर, तो f बराबर आर बटा 2, या आर बराबर 2f पी आर ओ भी। समझ में आ गया तो लगे, जल्दी उतारो। देखो फिर से एक बार समझ लो, कोण आई बराबर कोण आर, तो कोण आई के नाम लिखेंगे ए बी सी, हो गया। आर के नाम लिखो तो एफ बी सी, हो गया नु, एफ बी सी। अब देखो ए बी समानांतर सी पी, ए बी समांतर सी पी, तो यहाँ पर बराबर नहीं, समांतर का चिन्ह लिखो। तो ए बी समांतर सी पी हो गया, समांतर। सब जब समांतर हो जाएगा तो एकांतर कोण सही वाला कोण बराबर हो जाता है। तो ए बी सी और उसके बाद बी सी एफ, समझ में तो लगे, तो एकांतर कोण से कौन हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 2, तो समीकरण 1 या समीकरण 2 से, तो दोनों में बराबर है, तो जौन बराबर, जौन दोनों में बराबर है उसको हटा दो, और जौन बराबर नहीं है तो उसे बराबर कर दो। बराबर हो गया यहाँ पर नु। तो जब बराबर हो गया, तो जब बराबर हो गया है, दोनों कोण में बराबर हो गया, तो जब बराबर हो गया तो है दोनों का हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। भुजा वो संगत कोण के संगत भुजा बराबर होता है। तो अब क्या लिखेंगे, सी एफ बराबर बी एफ, समीकरण 3 हो गया। अब कल्पना किया गया है कि बी जो है नु, बी पी के अत्यंत निकट है। तो अत्यंत का मतलब कहाँ है कि यहीं पर बीओ के घर यहीं पर है। तो क्या हो जाएगा, पी एफ बराबर कौन है के बी एफ के बराबर हो जाएगा समीकरण 4। तो समीकरण 3 समीकरण 4 से, तो है दोनों में बराबर है वाला, तो जो बराबर नहीं है इसको बराबर कर दो, हो गया ना बराबर। समीकरण 3 और समीकरण 4 से बराबर हो गया, बराबर हो गया यहाँ पर नु। तो अब देखो सी एफ, तो सी एफ के जगह पे, यानी कि सी एफ के जगह पे हम लिख सकते हैं पी सी माइनस पी एफ, यानी कि टोटल में इतना काट के फेंक दो बाहर ही, तो बच जाएगा कौन, इतना ही ना बचेगा। इसके जगह पे इतना हम लिख सकते हैं। अब बराबर में पी एफ है तो पी एफ हो गया।